हेलो एवरीवन, द पाठशाला की एनसीईआरटी सीरीज़ के हिस्ट्री मैराथन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। अगर आप इस बुक के पिछले चैप्टर्स पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर उन लिंक्स की हेल्प से वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। देखिए, हम सभी ने वेदों के बारे में सुना है। ये चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन सभी में सबसे पुराना है ऋग्वेद, जो लगभग 3500 साल पहले बनाया गया था। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम वेल सेड या सूक्त भी कहते हैं। और ये सभी प्रार्थनाएं अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित की गई हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 देवता बताए गए हैं वो हैं अग्निदेव, जो कि आग के देवता हैं, इंद्रदेव, जो कि युद्ध के देवता हैं, और सोम, जो कि एक तरह का प्लांट या पौधा है जिससे एक खास तरीके का ड्रिंक या पेय बनाया जाता है। ये जो प्रार्थनाएं थी इनकी रचना ऋषियों ने की थी। और जो उस समय के प्रीस्ट्स या आचार्य थे वो अपने स्टूडेंट्स को इन प्रार्थनाओं को अच्छे तरह से वर्ड्स और सेंटेंसेस में डिवाइड करके याद कराते थे। ज्यादातर प्रार्थनाओं को सिखाने वाले, बनाने वाले और सीखने वाले पुरुष होते थे। और कुछ ऐसी भी प्रार्थनाएं थी जिन्हें महिलाओं द्वारा बनाया गया था। जो ऋग्वेद है वो ओल्ड संस्कृत या वैदिक संस्कृत में है, जो कि उस संस्कृत से डिफरेंट है जो हम सभी ने स्कूल में पढ़ी है। जो बुक्स हम पढ़ते हैं ये लिखी गई हैं और इसके बाद इन्हें प्रिंट किया गया है। लेकिन जो ऋग्वेद है ये बोली जाती थी और सुनी जाती थी। इसके कंप्लीट होने के सदियों बाद इसे लिखा गया और इसे प्रिंट मुश्किल से 200 साल पहले से किया जा रहा है। अब बात की गई है हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह से करते हैं। देखिए, हम पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि जो हिस्टोरियंस या इतिहासकार हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविदों की तरह ही इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं या जो खुदाई से मिली चीज़ें हैं उनके ही बेस पे बात नहीं करते। ये लोग रिटन सोर्सेज या लिखित स्रोतों के आधार पर भी इतिहास का पता लगाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ऋग्वेद में उन्होंने क्या चीज़ देखी या किस चीज़ का उन्होंने पता लगाया है। यहाँ पर हमें ये देखने मिलता है कि जो कुछ प्रार्थनाएं ऋग्वेद में दी हुई हैं ये वार्तालाप या डायलॉग्स के रूप में हमें देखने मिलती है। यानी किस तरह दो लोग बात करते हैं, उनके बीच में किस तरह का संवाद होता है, इस तरह से ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाएं दी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर विश्वामित्र नाम के एक ऋषि और देवियों की तरह पूजे जाने वाली 2 नदियों बैस और सतलज के बीच के डायलॉग का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आती है हमारी अगली हेडिंग, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, यानी कि मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में कैटल यानी कि मवेशी, बच्चे, उसमें भी स्पेशली बेटे, और घोड़ों के लिए कई तरह की प्रार्थनाएं दी हुई हैं। घोड़ों को रथ खींचने के काम में लाया जाता था ताकि युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सके। ये जो बैटल्स थे या लड़ाइयाँ थीं ये कई बार ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी। ऐसी ज़मीनों के लिए जहाँ पर जानवरों के लिए आसानी से चारा मिल सके, या ऐसी ज़मीनें जहाँ पर बारले या जौ जैसी फसलें जो कि जल्दी पककर तैयार हो जाती है उन्हें उगाने के लिए। और कई बार लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी जाती थी और कई बार लोगों को बंदी बनाने के लिए भी। इन लड़ाइयों में जो भी वेल्थ या धन मिलता था इसे जो लीडर थे वो कुछ अपने पास रखते थे, कुछ वो प्रीस्ट्स या साधुओं को दे देते थे और बचा हुआ धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कई बार इस वेल्थ या धन का उपयोग यज्ञों के लिए भी किया जाता था, जहाँ पर आग में कई तरह की आहुतियाँ दी जाती थी। ये जो आहुतियाँ थीं ये देवी और देवताओं के लिए दी जाती थी और इसमें अनाज और कई बार जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। ज़्यादातर जो आदमी थे ये युद्धों में भाग लेते थे, लेकिन कोई रेगुलर आर्मी या कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। यहाँ पर सभाएं या असेंबलीज ज़रूर होती थी जहाँ पर लोग लड़ाई और शांति इस तरह के डिस्कशंस किया करते थे। और लीडर हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुना जाता था जो कि बहादुर हो और एक स्किलफुल वॉरियर हो, यानी कि एक कुशल योद्धा हो। अब इसमें बात की गई है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, यानी कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए, अगर हम शब्दों की बात करें तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि वो किस तरह का काम करते हैं, या किस तरह की वो लैंग्वेज बोलते हैं, या वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, या उनकी फैमिली के आधार पे, या फिर उनकी कम्युनिटी या कल्चर के आधार पर हम लोगों को कुछ नाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे उन शब्दों की जो कि ऋग्वेद में दिए गए थे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। यहाँ पर अगर हम काम के हिसाब से बात करें
तो दो तरीके से लोगों को डिस्क्राइब किया गया है। एक है प्रीस्ट, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये वो लोग थे जो यज्ञ करते थे और आहुतियाँ देते थे। और दूसरे हैं राजा। ये राजा उन राजाओं की तरह नहीं है जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे या जिनके बारे में हम जानते हैं। ये बड़े बड़े शहरों में नहीं रहते थे, इनके बड़े बड़े किले नहीं थे, ना ही इनके पास बड़ी बड़ी आर्मीज थी, और ना ही ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। और जनरली ऐसा भी नहीं होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। इसके अलावा जनरली बहुत सारे लोगों को या एक कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए दो तरह के शब्दों का प्रयोग होता था। एक है जन, जिसका यूज़ हम आज भी करते हैं, और दूसरा शब्द है विश, जिससे कि वैश्य शब्द बना है। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में हमें विश और जनों के नाम मिलते हैं, और इसलिए यहाँ पर हम पुरुजन या विश, भारतजन या विश और यदुजन या विश, इस तरह शब्दों के बारे में इसमें पढ़ पाते हैं। यहाँ पर ऐसा भी देखने मिला है कि जिन लोगों ने ये प्रार्थनाएं बनाई हैं वो खुद को कभी कभी आर्य के नाम से भी बुलाते थे, और जो उनके अपोनेंट्स थे, जो उन लोगों से अलग थे, जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे और अलग तरह की भाषाएं बोलते थे, इन्हें इन लोगों ने नाम दिया दास या दस्यु। और ये जो शब्द है दास, ये आगे जाके गुलामों के लिए यूज होने लगा। दास या दासी वो लोग थे जिन्हें युद्ध में कब्जे में लिया जाता था और इन्हें जीतने वाले की प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था, और इन दासों को वही करना पड़ता था जो मालिक चाहता था। जब नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना की गई, उस टाइम पर बाकी जगहों पर कई तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिनके बारे में इस चैप्टर में आगे बताया गया है। तो आइए उन्हें देखते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते होंगे, जो स्टोन बोल्डर्स हैं इन्हें मेगालिथ या महापाषाण कहा जाता था, जिनका लिटरल मीनिंग है बड़े पत्थर। इन पत्थरों को लोगों द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता था ऐसी जगह पर जहाँ किसी को दफनाया गया हो, और उस दफनाने वाली जगह को मार्क करने के लिए, ताकि उसे लोग देखकर एक बार में समझ सकें कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया होगा। ये जो मेगालिथ्स या महापाषाणों को अरेंज करने की प्रथा थी, ये लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, और ये डेक्कन यानी कि दक्कन, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत, और नॉर्थ ईस्ट कश्मीर यानी कि उत्तर पूर्वी कश्मीर में काफ़ी प्रिवलेंट थी या प्रचलित थी। कुछ मेगालिथ्स ऐसे हैं जिन्हें ज़मीन के ऊपर भी देखा जा सकता है, और कुछ मेगालिथिक बरियल या महापाषाणिक कब्रें ऐसी थी जिन्हें ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद कर बनाया गया था। कई जगह आर्कियोलॉजिस्ट को सर्कल में पत्थर जमे हुए मिले हैं, और कई जगह सिर्फ एक ही बड़े पत्थर को खड़ा किया गया है, और ये चीज़ें इस बात का सबूत है कि यहाँ पर किसी को दफन किया गया होगा। ये जो भी कब्रें हमें मिली हैं, यहाँ पर हमें कुछ कॉमन फीचर्स या समानताएं देखने भी मिली हैं। जो लोग यहाँ पर दफनाए गए हैं, इनके साथ कुछ खास तरह के मिट्टी के बर्तन या पॉट्स भी दफनाए गए हैं, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि काले और लाल मिट्टी के बर्तन भी कहते हैं। इसके अलावा कई बार लोहे से बने हुए कुछ औजार और हथियार भी मिले हैं। कई जगहों पर घोड़े के कंकाल भी मिले हैं, और लोहे और सोने से बनाए हुए गहने भी मिले हैं। इसके बाद बात की गई है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, यानी लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में बात की गई है। जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, इनका ऐसा मानना है कि जो सामान इन कब्रों में कंकालों के साथ मिले हैं, ये उसी व्यक्ति के रहे होंगे जिसे दफनाया गया है। और कई कब्रों में अलग अलग तरह की चीज़ें हमें देखने मिली है। जैसे कुछ कब्रों में ज़्यादा सामान देखने मिला है और कुछ में कम सामान देखने मिला है। यहाँ पर ब्रह्मगिरी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि साउथ में आता है। यहाँ पर एक कंकाल के साथ 33 गोल्ड बीड्स यानी कि सोने के मन के, 2 स्टोन बीड्स यानी कि पत्थर के मन के, 4 कॉपर बैंगल्स और एक शंख मिला है। इसके अलावा बाकी कंकालों के साथ सिर्फ कुछ पॉट्स या बर्तन ही हमें देखने मिले हैं। इन सभी चीज़ों से एक बात का पता चलता है कि उस समय दफनाए गए लोगों के स्टेटस में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर रहा होगा। कुछ लोग उस समय अमीर रहे होंगे, कुछ गरीब रहे होंगे, कुछ लोग लीडर रहे होंगे, और कुछ लोग उन्हें फॉलो करने वाले रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल उठाया गया है, वर सम बरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, यानी कि कुछ कब्रगाहें क्या सिर्फ कुछ खास परिवारों के लिए ही थी। कई जगह ये भी देखने में आया है कि ये जो मेगालिथ्स थे या महापाषाणिक कब्रें थी, यहाँ पर एक से ज़्यादा कंकाल देखने मिले हैं, जिन्हें देखकर ऐसा माना जा सकता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पर दफनाया गया होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इन सभी को एक ही समय पर दफनाया गया होगा। जिन लोगों की मृत्यु बाद में हुई है, उन लोगों को पोर्ट होल की हेल्प से अंदर ले जाकर दफनाया गया होगा, और इन सभी कब्रों को
सर्कुलर तरीके से या एक गोलाकार आकृति में पत्थरों को जमा कर मार्क किया जाता था, या यहाँ पर बड़े बोल्डर्स रखे जाते थे ताकि कब्रों को आसानी से पहचाना जा सके और बाद में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे यहाँ लाकर दफनाया जा सके। हमारी अगली हेडिंग है अ स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। अगर हम इनाम गांव की बात करें तो ये भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी घोड़ के किनारे पर है और इस जगह पर लगभग 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। और ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर जो एडल्ट्स थे या वयस्क थे उनको मरने के बाद एक गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मरने वाले का सर नॉर्थ या उत्तर की तरफ रहे। और इसके साथ ही कुछ ऐसे बर्तन जिनमें खाना और पानी रखा हुआ था वो मरने वाले के साथ रखे जाते थे। अब हम बात करेंगे उस स्पेशल बरियर या उस खास कब्र की जिसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक आदमी का कंकाल एक 4 पैर वाले बड़े मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ मिला है जिसके पैर मुड़े हुए थे और ये बर्तन एक बड़े 5 कमरे वाले घर के आंगन में रखा गया था। ये 5 कमरों का घर यहाँ के सबसे बड़े घरों में से एक था और इस गांव के बीचों बीच बना हुआ था। इसके अलावा इस घर में एक ग्रेनरी या अनाज रखने के लिए गोदाम भी था। अब आती है इस चैप्टर की आखिरी हेडिंग ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, यानी कि इनाम गांव के लोग क्या काम धंधा किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स को यहाँ पर कई तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, दालें, इन सभी के बीज मिले हैं। इसके अलावा कई तरह के जानवरों जैसे कि हिरण, भेड़, बकरी, भैंस, सांभर, चिड़िया, मगरमच्छ, कछुए और मछली, इन सभी की हड्डियाँ भी मिली हैं और कई हड्डियों पर काटने के निशान भी मिले हैं जिनसे पता लगता है कि इन जानवरों को उस समय खाया जाता होगा। इसके अलावा ये एविडेंसेस भी मिले हैं कि ये लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर, इस तरह के फलों को भी इकट्ठा करते होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और ये चैप्टर काफ़ी इजी था, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में और कई किंगडम्स के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आप हमारे वीडियोस में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।